जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी नकदी फसल, तिलहन, दलहन और रेशम से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र के भारत की भूगोल की सीरीज की इस तीनों टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीढ़ी में पूछे गए उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह किस फसल के बारे में बात की जा रही है? तो यह है दोस्तों कपास। कपास के बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो कपास उपोष्ण जलवायु में खरीफ की एक फसल है दोस्तों। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन, हल्की वर्षा कितना होना चाहिए दोस्तों कपास के लिए? तो 50 से 100 सेंटीमीटर तथा उच्च तापमान आवश्यक है। साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श के रूप में अनुकूल है दोस्तों। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है दोस्तों कपास के उत्पादन के मामले में अग्रणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रमुख फसल के संदर्भ में कपास की खेती 13 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जा रही है। प्रश्न काल में उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का क्या था दोस्तों? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र है दोस्तों। तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है। पहले नंबर पर है दोस्तों महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है दोस्तों तेलंगाना। और ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। पहले नंबर पर कपास के उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, खंडवा खरगोन को जो है दोस्तों कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मध्य प्रदेश में खंडवा खरगोन जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो श्वेत स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो श्वेत स्वर्ण के नाम से कपास को जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत जो है कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। और सर्वप्रथम भारत में कपास उत्पादन किस सभ्यता में हुई थी दोस्तों? तो आपको मालूम होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, कपास के जो रेशे हैं वे बीज से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों?
तो सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। इस कारण जो है दोस्तों अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो याद रखना है दोस्तों, कपास के औसतन उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों अग्रणी राज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो दोस्तों याद रखना कि कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतरिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसतन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर किया हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। वर्ष 2018-19 में देश में औसतन उत्पादन कितना था दोस्तों? तो याद रखना है 454.43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था दोस्तों, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान कौन था? तो तमिलनाडु था दोस्तों। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट एंड ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों गन्ने से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल क्षय यानी लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो याद रखना है दोस्तों, गन्ने की जो फसल है वो कैसी है दोस्तों? तो न्यूनतम जल दक्ष फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 21 में पूछा गया दोस्तों, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। दिए गए विकल्पों में न्यूनतम जल दक्ष यानी लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल गन्ना है, अर्थात गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत में के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी। तो दोस्तों वर्ष 2020-21 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद किसका स्थान है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वह है दोस्तों गन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। कितना है दोस्तों? तो सिंचित क्षेत्र कितना है गन्ना का देख लीजिए, तो 93.44 है। गेहूं का कितना है? तो 87.90। चावल का कितना है? 60.60 और तिलहन का कितना है दोस्तों? तो 36.88। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। और चौथे स्थान पर कौन है दोस्तों गन्ने के उत्पादन में? तो आंध्र प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो दोस्तों प्रश्नकालीन आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार गन्ने उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पर अब कौन सा आ गया है दोस्तों? तो कर्नाटक आ गया है। चौथे पर अब कौन है दोस्तों? तो गुजरात है। और 5वें नंबर पर कौन है दोस्तों? तो तमिलनाडु है। तो ये क्रम भी याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। तो वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, चौथे नंबर पर है दोस्तों गुजरात, 5वें नंबर पर है तमिलनाडु, 6ठे नंबर पर है दोस्तों कौन सा? तो बिहार राज्य। तो याद रखना है, बीपीएससी अगर देने जा रहे हो तो पूछ सकता है कि गन्ने के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 6 स्थान पर है, यानी 6ठे स्थान पर है दोस्तों। फिर 7वें स्थान पर हरियाणा और लास्ट में कौन है दोस्तों? 8वें स्थान पर तो पंजाब। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक वतु उत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में है दोस्तों।
तो ये बात बिल्कुल सही है। शीरा जो होता है दोस्तों बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट है, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, गन्ने से चीनी का उत्पादन नहीं होता है केवल। तो केवल 1 और 2 ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है, यानी बाय प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी होता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, गन्ने उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम को जिसे धारणीय गन्ना उपकरण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर दे रहा है 1, 2 और 4। यानी दोस्तों कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, सही है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, यह भी बात सही है। और कृषि पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है दोस्तों। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जबकि इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, 1, 2, 4 सही है। तो गन्ना उत्पादन एक व्यावहारिक उपागम जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल यानी सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव पद्धति कहा जाता है का प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में किया गया था। इस पद्धति का प्रारंभ एग्रीसेट एवं WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। इस पद्धति में अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। अतः कथन 3 जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए दोस्तों, तो गन्ने में शर्करा की जो मात्रा होती है दोस्तों वह घट जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, याद रखना है, जिसके लिए उच्च तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस एवं वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है दोस्तों? तो 75 से 100 सेंटीमीटर। अतः पकने की अवधि में पाला गन्ना में शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है दोस्तों? न्यून कर देता है और फसल के उत्पादन को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं दोस्तों? तो प्रथम 3 जो हैं चीनी के अग्रणी उत्पादक कौन कौन से? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो सी है। लेकिन अब ये क्रम बदल चुका है। अब कौन हो गया दोस्तों? तो याद रखना है अभी भी वही है, यानी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है दोस्तों चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, पहले नंबर पे कौन आता है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है दोस्तों 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों इस क्रम में, लेकिन अब क्रम बदल चुका है। पहले कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लेकिन 2020-21 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा है दोस्तों? शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र जो है दोस्तों दूसरे नंबर पर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। फिर है दोस्तों, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो ये दोनों सही है दोस्तों। तीसरा कथन है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है दोस्तों, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गलत है दोस्तों, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बल्कि चीन जो है दोस्तों चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 और 3 ही सही है, जबकि 4 गलत है। तो इस हिसाब से देखें दोस्तों तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी सही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार विपणन वर्ष 2020-21 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन कितना है? तो 180.1 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 33.76 मिलियन टन है तथा ब्राज़ील का हिस्सा 42.05 मिलियन टन है। ब्राज़ील का निर्यात कितना है दोस्तों? तो 32.15 मिलियन टन है।
भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, याद रखना है। चूंकि प्रश्न काल में भारत का उत्पादन विश्व उत्पादन के 15% से थोड़ा अधिक है, अतः प्रथम कथन सही है। किंतु वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व के उत्पादन का कितना हुआ था दोस्तों? तो 18.74% हुआ था। अतः कथन 4 प्रश्न काल में गलत था, क्योंकि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील था, न कि भारत। भारत चीनी का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? उपभोक्ता है। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती से चीन बता दिया था, क्योंकि प्रश्न काल में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो ब्राजील था। अभी कौन है? तो अभी चीन है। नेक्स्ट है शक्कर नगरी चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। तो शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो आंध्र प्रदेश का में स्थित है दोस्तों। तो प्रश्न काल के दौरान शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में भी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक यही था दोस्तों। नेक्स्ट है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 1903 में भारत में की प्रथम जो चीनी मिल लगाई गई थी दोस्तों, वह प्रतापपुर में लगाई गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो वर्ष 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में क्या की गई थी दोस्तों? स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन कारणों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो दोस्तों याद रखना है, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन जो है दोस्तों, यह स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी है इसका रीजन दोस्तों। तीसरा है पेराई का अधिक लंबा मौसम, तो ये भी स्थानिक स्थानांतरण में सहायता करता है दोस्तों। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों स्टेटमेंट सस्ता श्रम, तो यह जो है दोस्तों गन्ने के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता नहीं करता है। तो इसमें केवल कथन 1, कथन 2 और कथन 3 ही सही है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में दक्षिणी भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता, गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होना और पेराई के लिए लंबा मौसम का होना ने बड़ा योगदान किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, गन्ने में प्रजनन का जो कार्य है कोयम्बटूर में किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो गन्ने में प्रजनन का कार्य याद रखना है दोस्तों, गन्ने में जो है दोस्तों प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कोयम्बटूर में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, गन्ने का जो बीज है वह बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ, जो कि मऊ में स्थित है दोस्तों, वहाँ पर जो है गन्ने के बीज को उत्पादित किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये मोस्ट VBI सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे कि बीज अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो मऊ में स्थित है। नेक्स्ट है गन्ने की अर्धशाली फसल पकने के लिए समय लेती है। तो यह गन्ने की जो अर्धशाली फसल पकने के लिए समय कितना लेती है दोस्तों? तो 18 माह लेती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों गन्ने की अर्धशाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुआई कब की जाती है? तो जुलाई अगस्त में होती है तथा यह पकने के लिए 16 से 18 महीने का क्या लेती है दोस्तों? तो समय लेती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हैं और इसका रीजन क्या दिया गया दोस्तों? तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक है। तो यह दोनों कथन सही है दोस्तों कि चीनी के जो अधिकतर मिल लगाए गए हैं वो दक्षिण भारत में लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि गन्ने का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है दोस्तों दक्षिण भारत में वो अधिक है।
तो कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए होगा। तो चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य। वस्तुतः दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने के उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। अतः कथन एक तथा कारण दोनों सही है तथा कथन एक का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। दूसरा रीजन दिया गया दोस्तों, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो कथन भी सही है लेकिन और कारण भी सही है दोस्तों, लेकिन कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इस हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होगा। यानी इसका अर्थ हो गया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता इसकी कम है। और कारण है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थापित है, तो यह सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। तो दोस्तों इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी तथा गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहां लंबी धूप, साफ मौसम तथा ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक होती है, जबकि उत्तर प्रदेश जो कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है जहां बाढ़, जल जमाव, फसल में कीट व रोगों की अधिकता के कारण गन्ने की फसल की उत्पादकता क्या होती है दोस्तों, तो कम होती है। अतः कथन एक सही है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन का अधिकांश जो हिस्सा है दोस्तों सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। अतः कारण भी जो है दोस्तों सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग दोस्तों तिलहन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन है तिलहन से रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तिलहनी फसल निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो सूर्यमुखी का जो फसल होता है दोस्तों वह एक तिलहनी फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी होगा। तो भारत की प्रमुख तिलहनी फसल कौन कौन सी है दोस्तों, तो तोरिया है, सरसों है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, सूर्यमुखी है, अरंडी है और क्या है दोस्तों, बिनौला है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पीत क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना है पीत जो क्रांति है वह किससे संबंधित है, तो वह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों येलो रेवोल्यूशन जो है का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का विवरण इस प्रकार है। काली जो क्रांति है जिसे कृष्ण क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है सवाल, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये सभी के सभी जो क्रांतियां हैं दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति जो संबंधित है दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, तिलहन उत्पादन से संबंधित है दोस्तों पीली क्रांति। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो याद रखना है दोस्तों शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित जो फसल माना जाता है वो मूंगफली को माना जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, याद रखेंगे। गेहूं जो है दोस्तों मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है दोस्तों, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों आपको। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो याद रखना है दोस्तों पेगिंग जो होता है एक लाभकारी प्रक्रिया किसमें होता है, तो मूंगफली की फसल में यह एक जो है दोस्तों लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेगिंग जो है दोस्तों मूंगफली की फसल में होने वाला एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागन के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर क्या करता है दोस्तों, तो वृद्धि करता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। कई बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है। तो दोस्तों याद रखना है, प्रश्न काल में मध्य प्रदेश सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य बदल गया दोस्तों। मध्य प्रदेश अब सेकंड नंबर पे है। तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है दोस्तों। तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो महाराष्ट्र है। तो अब याद रखना है दोस्तों, प्रश्न काल में कौन था, तो मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों, तो किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों, तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। तो दोस्तों SOPA द्वारा खरीफ 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के 5.56 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 46.41% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, 1991-92 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई थी कि उसे कीर्तिमान मान सकें, तो वह था दोस्तों तिलहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। तो दोस्तों वर्ष 1992-93 में तिलहन की उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान माना जा सकता है। इस दौरान 20.11 मिलियन टन कुल 9 तिलहन का उत्पादन हुआ था। यह उस समय तक रिकॉर्ड उत्पादन था दोस्तों। याद रखना है, वर्ष 2010-11 में कुल तिलहन उत्पादन कितना था, तो 32.4 मिलियन टन रहा, जो कि पुनः एक रिकॉर्ड था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल तिलहन उत्पादन कितना हुआ था दोस्तों, तो 36.1 मिलियन टन रहा था। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखना है दोस्तों, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो दोस्तों प्रश्नकाल तथा वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। इसके पश्चात क्रमशः राजस्थान तथा महाराष्ट्र का स्थान आता है दोस्तों। जबकि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में तिलहन के उत्पादक राज्य में कौन सा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर आता है, महाराष्ट्र जो है दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है और मध्य प्रदेश जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखना है दोस्तों, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात जो है अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखना है दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक के 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों गुजरात, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वह कौन सा है, तो वह है पंजाब। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न काल में इस प्रश्न का सही उत्तर पंजाब था। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से थे दोस्तों, तो याद रखना है, पहले नंबर पर है दोस्तों तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर कौन चला गया दोस्तों, तो राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, जबकि अन्य सभी पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान किस धातु का प्रमुख उत्पादक है, तो राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान जो है सरसों का उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्न काल में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान सरसों का जबकि मध्य प्रदेश चना का जो है दोस्तों शीर्ष उत्पादक है। सरसों के संदर्भ में दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश है तथा तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, तो हरियाणा है। सभी के सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों,
याद रखना ये लेटेस्ट डाटा है जो घटना चक्र में दिया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में उनके उत्पादन की मात्रा का सही क्रम है? तो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों तिलहन में सोयाबीन, उसके बाद होता है दोस्तों मूंगफली, उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखना है उसके बाद होता है दोस्तों उसके बाद होता है दोस्तों सरसों, और उसके बाद होता है दोस्तों तिलहन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों वरुणा प्रजाति है, तो याद रखना है दोस्तों वरुणा जो प्रजाति है वो सरसों की एक प्रजाति है दोस्तों वरुणा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुणा इसकी प्रमुख प्रजाति है। वरुणा के बारे में सवाल पूछा जाता है दोस्तों, किसकी प्रजाति है? तो सरसों की एक प्रजाति है दोस्तों, याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। नेक्स्ट है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो यह किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो सरसों की एक प्रजाति है पूसा बोल्ड। नेक्स्ट है पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो पीताम्बरी जो है दोस्तों सरसों की एक प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो सरसों की एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है, इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन है। इसकी औसत पैदावार कितना है दोस्तों? तो 1536 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो याद रखना है दोस्तों मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है दोस्तों। जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो CO, याद रखना है जिप्सम का सूत्र भी पूछा जाता है, तो CaSO4 2H2O, ये होता है दोस्तों जिप्सम का सूत्र। नेक्स्ट है दोस्तों कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो याद रखना है दोस्तों कौशल जो है मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। तो यहाँ कुछ प्रजातियां दी गई हैं दोस्तों फसल की, उसको ध्यान में रखना है। तो चने से संबंधित प्रजाति कौन कौन सी है? तो पंत जी 114, गौरव, राधे, K4 जो है दोस्तों यह चना से संबंधित प्रजातियां हैं। कपास से संबंधित कौन कौन से प्रजातियां हैं दोस्तों? तो देसी, श्यामली, सुविन और सुजाता, ये कपास से संबंधित प्रजातियां हैं। मूंगफली से संबंधित कौन है दोस्तों? तो चित्रा 64, चंद्रा और कौशल जो है दोस्तों मूंगफली से संबंधित प्रजातियां हैं। गेहूं से पूछा जाए दोस्तों तो कुंदन, कल्याण, सोना और सोनालिका जो है दोस्तों अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सोनालिका किसकी प्रजाति है? तो गेहूं से संबंधित जो है दोस्तों प्रजाति है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो याद रखना है दोस्तों तिल की फसल में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? तो डी होगा। तो याद रखना है दोस्तों मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल होता है दोस्तों? तो 48.2%, सोयाबीन में होता है दोस्तों 40%, सूरजमुखी में होता है 42% और तिल में कितना होता है दोस्तों? तो 52% होता है तेल का औसत प्रतिशत। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो तिल। नेक्स्ट है दोस्तों कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना है कुसुम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्थेमस टिंकोटोरिस, कार्थेमस टिंक्टोरियस जो है दोस्तों कुसुम का वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियस है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों दलहन से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीडी में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट सवाल है दलहन से रिलेटेड कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उड़द की जो खेती की जाती है रबी और फसल दोनों फसलों में की जाती है। दूसरा है दोस्तों कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक सही है। तो दोस्तों याद रखना है उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। वर्ष 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का कितना रहा था दोस्तों? तो 14.7%, या अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। अतः कथन 2 असत्य है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों? तो 150% की वृद्धि हुई है दोस्तों। इस प्रकार कथन 3 भी क्या है दोस्तों? तो असत्य है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से
कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत जो है दोस्तों दलहनी फसलों के उत्पादन में और उपभोक्ता में मुख्य मतलब प्रमुख स्थान पर है दोस्तों, शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी यानी भारत। तो दिए गए विकल्पों में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद किसका स्थान है दोस्तों? तो म्यांमार का स्थान है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो याद रखना है दोस्तों, भारत से जो है दोस्तों यानी एक एक्सपोर्ट कौन सा हम नहीं करते हैं दोस्तों? तो दाल जो है दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यानी निर्यात नहीं करते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। याद रखना है दोस्तों, अतः दालें भारत से सामान्यतः निर्यात नहीं होती है, जबकि गेहूं, चावल एवं चीनी का समय समय पर निर्यात होता रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, दालों की मांग की वरीयता है। तो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो भारत में जो है दोस्तों दालों की कमी है, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं दाल, और दाल की मांग की वरीयता है। तो यह भी बात बिल्कुल कारण जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो दोस्तों भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोत की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों प्रश्न काल में विकल्प सी सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो अभी भी कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है अभी भी कौन सा है? तो अभी भी मध्य प्रदेश ही बना हुआ है दोस्तों। तो याद रखेंगे। इस संदर्भ में राजस्थान एवं महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और ये लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, याद रखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा है ये। नेक्स्ट है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन यानी नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है कौन सा है दोस्तों? तो वह है दालें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिगुमिनस का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, लिगुमिनस पौधे की फसलें पौधे। तो दलहनी फसलों में हवा से नत्रजन यानी नाइट्रोजन संचित करने की क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट आवश्यक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों? तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। मूंगफली जो है दोस्तों चंद्रा है, क्या प्रजाति है दोस्तों मूंगफली की? चंद्रा प्रजाति। मसूर की प्रजाति है दोस्तों पंत L406। सरसों की प्रजाति है दोस्तों वरुणा, जबकि अरहर की प्रजाति नीलम नहीं है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों? तो नीलम जो है आम की एक प्रजाति है दोस्तों। अन्य प्रसंगत जो युग्म है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के नत्रजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो याद रखना है कि चना, मटर, मूंग की फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती। अलग अलग शोधों से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। देखे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इतना शोध में बताया गया है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या है? एनपीके का यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का क्या है दोस्तों अनुपात? तो याद रखना है नाइट्रोजन होता है 1, पोटेशियम होता है दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस होता है 2, और पोटेशियम कितना होता है दोस्तों? तो 2। तो याद रखना है इसका अनुपात कितना है? तो 1:2:2। तो फलीदार तथा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात यानी एनपीके कितना है दोस्तों? तो याद रखेंगे 1:1:1:1:2:2:1:2:3। अतः विकल्प जो सी ए है दोस्तों करेक्ट आंसर है। अरहर का जन्म स्थान है दोस्तों, तो अरहर का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना है दोस्तों अपना प्यारे देश भारत में हुआ है दोस्तों अरहर का जन्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट है मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी दोस्तों, तो अरहर की एक प्रजाति है दोस्तों मालवीय चमत्कार। तो दोस्तों मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी है, तो अमर है, आजाद है, बहार है, मालवीय विकास है यानी MS6 है, परास इत्यादि है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो अरहर बहार सही है, जौ PVW 343 गलत है दोस्तों, चना जो है दोस्तों अपर्णा जो है चना की एक प्रजाति गलत है, धान की जो प्रजाति दिया गया NW 114 यह भी गलत है दोस्तों। बहार अरहर की प्रजाति है, अन्य विकल्प जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। बहार एक प्रजाति है दोस्तों, तो याद रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है, तो बहार जो है दोस्तों अरहर की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है मटर की पत्ती विहीन जाति है, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है दोस्तों, तो याद रखना है अपर्णा। मटर की जो है दोस्तों पत्ती विहीन जाति है कौन सी, तो अपर्णा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।